आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक है संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता और उप कक्षक में आज हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, ठीक है। और तब उसको आवर्त सारणी पर है ना प्रयोग करेंगे। शॉर्टकट में थोड़ा इसको समझ लिया जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता क्या होता है और इसके आधार पर थोड़ा धातु को भी समझ लेंगे, है ना। तब जो है हम आवर्त सारणी को प्रवेश करेंगे। SPDF यानी उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ये मेन जो है हम लोग का टॉपिक, ठीक है। उप कक्षकों में यानी SPDF संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन कम से कम 10th वालों को 1 से 20 तक के तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता याद होना चाहिए, 1 से 20 तक, ठीक है। चलिए देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा ना तभी आपको संयोजकता भी यानी वैलेंसी, ये हो गया क्या वैलेंसी। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन हम कैसे बताएंगे और संयोजकता बताएंगे, किसका तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, आया समझ में। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको सोडियम परमाणु का हमको संयोजकता बताना है, क्या बताना है संयोजकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉनों को इनके कक्षकों में बांटेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनों को कहाँ बांटेंगे? इनके कक्षकों में बांटेंगे। तो सोडियम के अंदर याद रखिएगा, सब लोग को ये मालूम होना चाहिए कि सोडियम के अंदर जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं। किससे? Z से, यानी ये 11 होता है, ठीक है। Z से सूचित करता है। और याद रखिए किसी भी तत्व के लिए परमाणुओं की संख्या और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके प्रोटॉनों की संख्या, ये तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। Z क्या है? परमाणु संख्या। Z क्या है? परमाणु संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। C क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, है ना। ये सब जो होता है किसी भी तत्व में तीनों बराबर होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के तीनों बराबर होता है। तो इसमें E भी कितना बनेगा? 11 और P भी कितना बनेगा? 11। है समझ में? P भी कितना बनेगा? 11। मान लो गलती से पूछ दिया कि इसके अंदर N बताओ कितना है। N का संख्या, N क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हम क्या लगाते हैं? A-P, क्योंकि हमको फॉर्मूला पहले से पता है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों मिला के क्या बनता है? द्रव्यमान संख्या बनता है। दोनों मिला के इस इक्वेशन से हम जो है निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। और सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 23 होता है। 11 माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बन गया? 12, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या 12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम में सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या और सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताया जाता है। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। यही जो होते हैं, है ना, किसी भी परमाणु के नाभिक में बाहर चक्कर लगाते हैं। कहाँ? बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आए समझ में? बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। देखिए घर में रहिएगा ना तो कोई आपको बहलाएगा फुसलाएगा नहीं, लेकिन जहाँ बाहर रहिएगा ना तो कोई भी आपसे, आपके घर से ज्यादा ताकत वाला आएगा तो आपको बहला के फुसला के लेके चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि घर में रहिए, बाहर कम घूमिए, ठीक है। तो बाहर घूमता है बेचारा, इसलिए इसको बहला फुसला कर लोग लेके
अभी देखिए कैसे भागेगा ये। ध्यान दीजिए, ये हो गया क्या, सोडियम के अंदर परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इतना क्लियर हो गया। अब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सोडियम परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षकों में वितरण कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करें कक्षकों में, तो कक्षक क्या बनेगा, Mn बनेगा ना। इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 1। देखो जो यहाँ ध्यान देना है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 ही है हमारे पास, और आपको पहले से पता है कि K में अधिकतम कितना रह सकता है, L में अधिकतम, M में अधिकतम, N में 32। आपके पास ना 18 है ना 32 है, इसलिए जितना जितना है आप उतना ही क्या करेंगे, आए समझ में। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि N में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा क्या नहीं भरा, तो M जो बना ना ये बाह्यतम कक्ष, आउटर मोस्ट शेल, क्या बना ये बाह्यतम कक्ष बना। अब बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना इसी का नाम क्या है, यही क्या है, बात समझ में आ रहा है, यही क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये समझना है क्या कि आखिर इस तत्व की संयोजकता क्या होगी, है ना। तो संयोजकता में हमको ये देखना है क्या कि बाहर वाला कक्षक में कै गो इलेक्ट्रॉन है, एक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब होगा ना तो आसानी से खो देगा, आसानी से खो देगा। 2 रहेगा तब भी आसानी से खो देगा, और 3 रहेगा तब भी आसानी से खो देगा, है ना। तो खो करके जब खो देगा सिर्फ हमारे पास इतना बचेगा, इतना ही ना। यानी कहने का मतलब जब कोई तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खो देता है और अष्टक पूर्ण करता है, क्या पूर्ण करता है, अष्टक पूर्ण करता है, ऐसा समझ में। तो जितना खोएगा वही उस तत्व का क्या होगा, सिर्फ हम अभी खोने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाँ। यही संयोजकता जो है यही संयोजकता कहलाएगा, आए समझ में। और ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु। जिनके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये है ना धातु है। 1 से लेकर 3 तक, इससे ज्यादा नहीं। बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऐसे तत्व जो है धातु कहलाते हैं, तत्व के परमाणु धातु कहलाते हैं। और यही इनकी संयोजकता भी पूछा जाए कि सोडियम की संयोजकता बताइए, क्या बताइए, सोडियम की संयोजकता। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, खो देगा, तो संयोजकता भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ऐसे समझ में, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और संयोजकता भी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो संयोजकता भी कितना होगा, 1। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि यदि किसी तत्व के परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ये जो काम कर रहे हैं इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु। 1, 2, 3 वाले बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, धातु। बात समझ आ रहा है, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और देखो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता बन जाते हैं, क्योंकि यही खो देते हैं, यही खो देते हैं। रहे थे धातु के बारे में, किसके बारे में, वे तत्व धातु कब कहलाएंगे जिसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो, 1, 2, 3 हो, ये धातु कहलाते हैं। और दूसरी बात, यही इलेक्ट्रॉन खो करके, यही इलेक्ट्रॉन यदि खो दें तो यही इनकी क्या हो जाती है, संयोजकता होती है। अब देखो जो धातु होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन खोते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खोते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम के पास कै गो इलेक्ट्रॉन हो गए जी, बाह्यतम कक्ष में 1 हो गया ना, और यही 1 इलेक्ट्रॉन यदि खो देगा, क्या करेगा, खो देगा, तो बोलो इसके पास कितना बचेगा। तो खोने के लिए ऐसे लगाते हैं सिंबल, खोएगा ना तो क्या बना लेगा, प्लस। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इसको ऐसे इक्वेशन से दिखाते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया, प्लस। यही प्लस जो है अब सोडियम परमाणु सोडियम आयन में बदल गया, किसमें बदल गया, हाँ सोडियम आयन में बदल गया।
इससे पहले यह सोडियम परमाणु था। क्या था? सोडियम परमाणु था। अब ये सोडियम आयन में बदल गया। ऐसा में सोडियम किस में बदल गया? आयन में। और ये आयन प्लस है ना, तो इस आयन का नाम धनायन है। क्या है? धनायन। अंग्रेजी में इसे कटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कटायन। ऐसा में यही धनायन है। तो धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन। तो एक और एग्जांपल ले ले यदि हम, जैसे मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम को ले लेते हैं। किसको? मैग्नीशियम को। और मैग्नीशियम में जो जेड होता है वो कितना होता है? 12। तो ई भी कितना हो जाएगा? 12। ऐसे में पी भी कितना हो जाएगा? 12। लेकिन बटेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो बटेगा के एल एम और एन में, तो बांटोगे तो 2 8 और यहाँ कितना बचेगा? 2। तो ये खत्म। तो बोलो बाह्यतम कक्ष कौन बना? एम। अब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। तो ये बन गया बाह्यतम कक्ष। क्या बन गया ये? बाह्यतम कक्ष। और नीचे और जो इलेक्ट्रॉन बचा इसको क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन खोकर के धनायन बना देगा। इसलिए बोलो मैग्नीशियम क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। तो मैग्नीशियम है ना, धातु है। रासायनिक गुण के आधार पर इसको इसी तरह पहचानते हैं। किस गुण के आधार पर? हाँ, रासायनिक गुण के आधार पर यदि धातु को पहचानना हो तो हम उसके संयोजकता को देखते हैं। क्या? संयोजकता को। यदि उसकी संयोजकता 1 2 3 है तो इसका मतलब पक्का है कि वो धनायन बनाएगा। आए समझ में? तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये धातुओं की संयोजकता पढ़ रहे हैं। किसका? धातुओं की। किसी भी धातु का संयोजकता निकालना है तो आप उसको KLMN में डिवाइड कर दो। ठीक है? तो इस हिसाब से बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बनेगा, देखो 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का संयोजकता निकालना आसान है। संयोजकता निकालना आसान है। इसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको हम लोग अलग तरीका से समझते हैं। बात आए समझ में? तो इस तरह की से इसकी संयोजकता, धातुओं की संयोजकता 1 2 और 3 इतनी ही होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 इतनी ही होती है। और ये इलेक्ट्रॉन अपना खो करके धनायन बना सकते हैं। आए समझ में? धनायन बना सकते हैं। इस तरह से हम अधातुओं की भी पहचान कर लेते हैं। किसकी पहचान कर लेते हैं? अधातु का। तो अधातु का पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, अधातु की पहचान हमको करना है। अब देखिए, अधातु की पहचान करने के लिए उदाहरण के फलस्वरूप हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? क्लोरीन का। है ना? कौन परमाणु लिए हैं? क्लोरीन परमाणु लिए हैं। तो बोलो क्लोरीन परमाणु में जेड बोलो 17। जेड कितना होगा? 17। ई कितना होगा? 17। पी भी कितना होगा? बोलो बटेगा कौन? कटेगा कौन? ई। मुर्गा नहीं कटेगा, ई कटेगा। क्या कटेगा? ई बोले तो इलेक्ट्रॉन। बोलो किस में बांटेंगे? KL M और N में। ये क्या है? कक्ष। बांट दो 2 8 और बोलो लास्ट में कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। अब यहां पर देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। 1 2 3 रहता तो क्या कहते? धातु है। तो अब यहां पर यह समझना है कि जैसे जैसे बाहर के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, देखो सोडियम में कितना था? बाहर में 1, अब कितना बढ़ गया? 7। तो जैसे जैसे बाहर के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए होता है कि कूलॉम के नियम से बीच में बोलो कौन है? नाभिक प्रोटॉन है और बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। देखो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, दोनों के बीच एक बल काम करेगा जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ऐसा नहीं, कूलॉम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। तो जितना आवेश बढ़ेगा ना, इसके बीच का आकर्षण बल बढ़ेगा और ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा। और जब खींच के रखेगा ना तो भाग नहीं सकता है। अभी भागेगा नहीं, केकड़ा अंडर में है, ऐसा में माई बाप के अंडर में रहोगे कभी नहीं भागोगे। ठीक है? देखो केकड़ा अंडर में भाग नहीं सकता है। अब जो है ये क्या करेगा? अब नहीं भाग पाएगा तो अपना स्टेप ये भी पूर्ण करना। याद रखिए, हर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में आना चाहते हैं।
किस अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में आना चाहते हैं। स्वतंत्र अवस्था का मतलब होता है कि वह अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो लेकर करे या चाहे वो देकर करे। तो सोडियम के साथ हम लोग देखें कि वह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खो करके अपना स्तर पूर्ण कर रहा है। आए समझ में? उसी तरह से अब ये खो नहीं पाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि ले लेगा तो इसके बाहर वाले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, इस तरह से इसका स्तर पूर्ण हो जाएगा। आए समझ में? और ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, यह स्टेबल हो जाता है। आए समझ में? ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक जो है ये प्लस करेगा, तब जाके बाहर इसमें कितना आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है? ले रहा है। आए समझ में? तो अब यहां पर समझना है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वैसे परमाणु अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु। अब सुनो ध्यान से, अधातु कहलाते हैं। अब खोएंगे नहीं, खोएंगे नहीं। अब देखेंगे कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 5, 6, 7, तो देखेंगे कि 8 बनाने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसा समझ में? 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए बाहर में 5 हो गया तो बोलो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। बाहर में 6 हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 7 हो गया तो कितना, 1, है ना। तो अधातुओं की संयोजकताएं जो होती हैं उसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को 8 में से घटाकर बताते हैं। किस तरह से? 8 में से घटाकर बताते हैं, तब जाकर के इसकी संयोजकता का पता चलता है। तो जब बाहर के वाले कक्षक में 7 हो जाए, क्या हो जाए, 7, तो देखिए इसको कितना का कमी है, 1 का कमी। हो नहीं सकता है क्योंकि इस पर नाभिकीय बल ज्यादा कार्य कर रहा है। अभी इसका चर्चा हम लोग आवर्त सारणी में करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हो नहीं सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ऐसा समझ में? तो इस तरह से क्लोरीन क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने पर क्या बना लेता है, माइनस चार्ज बना लेता है। देखो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, माइनस, माइनस मतलब कर्ज में हो गया। किसमें हो गया, कर्ज में। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, माइनस बन गया। तो अब ये जो बना है ना, ये क्या है, आयनायन है। क्या है? आयनायन है, यानी इसको ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणायन। यानी इसका मतलब ये क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? क्लोराइड आयन। बोलो क्या बन गया? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन तो हमेशा ऋणायन होता है, यानी अयनायन होता है। यानी इससे ये भी क्लियर हो गया कि आयन 2 तरह के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। एक धन आयन और ऋण आयन। धन आयन में प्लस और ऋण आयन में माइनस। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस चार्ज बनाते हैं और सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है। तो 10 वाला जो एग्जाम देने जा रहा है इस पर एकदम गौर कर लो। ठीक है, तो इससे 1 का 2 का क्वेश्चन एकदम फिक्स है। संयोजकता क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और ये भी पूछता है किसी भी तत्व के परमाणु में कक्षकों की संख्या कितनी है। अब बताइए, पूछेगा क्लोरीन के परमाणु में कक्षकों की संख्या कितनी है, तो 3। कहां तक इलेक्ट्रॉन भरा है, के, एल और एम तक। तो एम तक भरा है तो कितने कक्षक हो गए, 3 कक्षक हो गए। जहां तक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा जितने कक्षक तक, वही इसका क्या बनेगा, बोलो, कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या बनेगा। तो कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। सोडियम परमाणु में कक्षकों की संख्या निकालना हो तब क्या बताइएगा, 3, क्योंकि 3 ही रह रहा है। 2, 8 और 1। अभी हम लोग यहाँ देखे ना, 2, 8 और 1। एगो के में भरा है, एगो एल में भरा है और एगो एम में भरा है, के एल एम में। तो कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इतना सबको समझ आ रहा है, कक्षकों की संख्या 3 आ जाएगी। अब देखो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हम एसपीडीएफ पर बात करेंगे। किस पर, एसपीडीएफ। तो देखो यहां से आपने क्या सीखा कि धातुओं का रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन खोते हैं इनके बाह्यतम कक्ष में, 1 या 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। वहीं अधातुओं का गुण क्या बन जाएगा, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है ना, 5, 6, 7। देखो 4 का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, 4 कभी कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन खो नहीं सकता है। ऐसा कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी अधातु। लेकिन जनरली जो अधातु है जब ऋणायन बनाएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्रहण। लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और नहीं त्यागते हैं।
नहीं त्यागते हैं। इसमें एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? कार्बन का। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, क्या साझा करके जो है हम अपना अष्टक पूरा कर लें। आए समझ में? ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से कक्षकों की संख्या निकलेगी, किस तरह से ये अधातु को पहचानेंगे, कैसे धातु को पहचानेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहीं से एसपीडीएफ पर हम लोग चलेंगे कि किस तरह से हम जो है अब उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है सबको जानकारी रहना चाहिए KLMN में, है ना। उसके बाद से एसपीडीएफ में आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए, हाला मत कीजिए, कार्बन की संयोजकता पूछी जाए। किसकी संयोजकता? कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता पूछी जाए तो कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। अब परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे KLMN में तो 2 बनेगा और क्या बनेगा? 4 बनेगा ना, 4 बनेगा। अब देखो ये 4 बन रहा है तो यहां पर ये M का कोई काम है नहीं, तो बोलो L क्या बना? बाह्यतम कक्ष बना। और 4 क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बोलो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। इसलिए इसकी संयोजकता भी कितना हो जाएगा? बोलो संयोजकता कितना होगा? 4। संयोजकता भी कितना होगा? 4 होगा। इसीलिए कार्बन को बोलते हैं चतुःसंयोजी। क्या बोलते हैं जी? चतुःसंयोजी तत्व, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट एलिमेंट, चतुःसंयोजी तत्व बोला जाता है क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। यदि कहीं कहीं आपको उदाहरण में मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए 3.5 भी दिया हो, टिक मार दीजिएगा। आए समझ में? 3.5 भी दिया हो तो टिक लगा देना है, ये भी संयोजकता इसका होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 हो गई। अच्छा है 3.5, आपके बुक में भी ये दिया होगा। चलिए अब यहां से एक और चीज समझते हैं कि कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं सकता है। ये न धन आयन बनाएगा न कभी ऋण आयन बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। किससे साझा करेगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन को साझा करना है तो कार्बन के बाहर वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। आए समझ में? अब चारों इलेक्ट्रॉन यदि किसी को दे दे, मान लो हाइड्रोजन को दे दे। किसको? हाइड्रोजन को। लेकिन हाइड्रोजन को देगा तो लेबो तो करेगा। क्यों? क्योंकि उधर हाइड्रोजन भी कहेगा कि हमको भी चांद पर जाना है, हाँ इसको भी अष्टक पूर्ण करना है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? ठीक है हम आपके साथ मिलेंगे लेकिन आपको भी हमको एक इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो इसके साथ देखो कितने इसकी संयोजकता है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के पास तो एक ही है ना, सब 4 लेना है हमको। कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन लेना है? 4। तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 4। इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन इनके साथ मिल करके इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेंगे? साझा कर लेंगे। देख रहे हो ना, हाइड्रोजन के कक्षक में क्या इलेक्ट्रॉन आ गया? 2। अब बताइए हीलियम बना लिया कि नहीं बना लिया है? लेकिन कार्बन के कक्षक में फिर ये दोनों आ जाएंगे। तो बोलो अब कार्बन के कक्षक में कितने हो गए? 8। 2 2 4 2 6 2 8। तो बोलो कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो गया और हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर अक्रिय गैस बन गया और कार्बन भी अक्रिय गैस बन गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? साझा। इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? साझा। है समझ में? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे और समझना है कि कार्बन जो है यानी कोई इलेक्ट्रॉनों का साझा हमेशा अधातुओं के बीच होता है। किसके बीच होता है? अधातुओं के बीच। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और सल्फर के बीच। है समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। है समझ में? देखो कोई भी धातु चाहे अधातु ये आयन तभी बनाते हैं जब धातु को अधातु से मिलना होगा और जब अधातु को धातु से मिलना होगा तभी ये आयन का निर्माण करते हैं। आए समझ में? जैसे मान लीजिए कि सोडियम को और क्लोरीन को मिलना है। किसको मिलना है? सोडियम और क्लोरीन को। तो सोडियम के पास बोलो कितना बाहर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन है? 7 गो। कितना है? 2 2 4 2 6 6 गो 7 गो।
लेकिन देखो इसको कितना का कमी है। अब देखो इसको देखो, इसके पास कितने हैं, एक, फिर बाहर में कितना है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको देगा और न कि इससे लेगा। ऐसा समझ में, न कि इससे लेगा, कोई बात नहीं कर तारा कहेंगे लेगा, टेंशन मतलब तारा से कुछ नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, देगा और कहेगा कि देखो भैया हम भी अष्टक पूर्ण कर लिए और तुम्हारा भी अष्टक पूर्ण हो गया। देखो यहाँ सिर्फ दिया गया है, सिर्फ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। स्थानांतरण हो गया तो यही बन गया NaCl बन गया। ऐसा में, तो जहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का, हाँ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, क्या स्थानांतरण होगा, वहां जो यौगिक बनेंगे, क्या बनेंगे, यौगिक बनेंगे, वो बनेंगे आयनिक। कौन यौगिक, आयनिक यौगिक। और इससे जो यौगिक बनेगा वो सहसंयोजी यौगिक बनेगा, सहसंयोजी यौगिक। यानी सहसंयोजी यौगिक बनाने के लिए परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ता है, और आयनिक यौगिक बनाने के लिए धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण करना पड़ता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर धातु से कहां होगा, अधातु में होगा। ऐसा में धातु सिर्फ देते हैं और अधातु सिर्फ लेते हैं, ऐसा में। तो धातु यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो दे रहा है, एक तरफा है ना, एक तरफा मोहब्बत यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए दो तरफा है, आधा तोड़ा आधा मोरा, है ना। ये कभी नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट सकता है ना जी, लेके भाग जाएगा ये, हाँ, ठीक है। ऐसे देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा। यही आयनिक यौगिक है, और प्रायः आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो आयनिक यौगिक बनाना होगा तो धातु और अधातु दोनों चाहिए, और इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अधातु चाहिए। अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और धातु और धातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसके फलस्वरूप आयनिक यौगिक बनता है, और इसके फलस्वरूप सहसंयोजी यौगिक बनता है। इतना तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, कार्बन की संयोजकता के बारे में, और यहां से हमने दो चीजें पढ़ ली, एक सहसंयोजी यौगिक और एक आयनिक यौगिक। और बताए देखो, ये जो है याद रखिएगा, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं ये कभी भी विद्युत का चालन नहीं करते। ये बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ये जब इनको जल में रखिएगा ना, यानी इनका जलीय विलयन होगा, चाहे इनका मोल्टेन इसका रूप होगा, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ रूप होगा, तो ये तुरंत विद्युत के क्या बन जाते हैं, सुचालक बन जाते हैं, विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। ऐसा समझ में, क्या बन जाते हैं, विद्युत के सुचालक। नमक वो एक कटोरी में घोल लीजिएगा पानी डाल के, ठीक है, ऐसा समझ में। और उसके बाद से 2 तार उसमें डुबाइएगा, बल्ब एकदम जलेगा, है ना। तो वो वाला तार नहीं, माने अब उसमें जो है एक बैटरी से सेट कर लीजिएगा, और एक तार के बीच में से कट कर दीजिएगा, और दोनों को डाल दीजिएगा उसमें, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। तो इससे क्लियर हो गया कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। आए समझ में, विद्युत के चालक। यहां तक क्लियर हो गया। कार्बन के बारे में पढ़ लिए, तो कार्बन की संयोजकता चतुर्संयोजी, यानी ये 4 होती है। कितनी होती है, 4। बैठो, आराम करो पहले। उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, है समझ में। इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किसमें भरना है, उपकक्षक में। उपकक्षक बोली तो S, P, D और F, इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरना, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, आए समझ में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि सर K, L और M, 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 8 भर दीजिए, और ये 1 भर दीजिए, हो गया।
ऐसा समझे? तो ये कक्षकों के आधार पर है। किसके आधार पर? हाँ, ऐसा समझे? लेकिन इसको यदि हम उप कक्षक के आधार पर चले तब कैसे लिखेंगे? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि के को पहला कक्षक कहते हैं, एल को और एम को तीसरा कक्षक कहता है ना, 1 2 3। ठीक है, तो आपको बात पता है। चलो अब देखो, के में कौन सा उप कक्षक होता है? एस। एल में बोलो एस पी, और एम में एस पी। अब जो इलेक्ट्रॉन आप के एलिमेंट में भरे हो ना, अब उसको एसपीडी में भर दो। किसमें भर दो? एसपीडी में। तो एसपीडी में भरोगे ना, तो बोलो एस में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। सब में एस में 2, इसमें 6। लेकिन यहाँ बोलो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिर्फ एक किसको मिलेगा? एस को मिलेगा। किसको मिलेगा? एस को मिलेगा। तो बोलो ये दोनों रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब देखो यहां पर गौर से देखो, ठीक है। अब ये बन गया, ये देखो एस किस कक्षक का है? पहले का है ना, तो लिखेंगे 1s। इस इलेक्ट्रॉनों को ना ऊपर ऐसे दिखा देते हैं, पढ़ते हैं 1s स्क्वायर से 2 पढ़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो उसी तरह से इसको भी देखेंगे, ये 2 और 6 देखो, ये इलेक्ट्रॉन किसका है? एल कक्षक का है ना, तो 2s2। ये 6 किसमें है? पी में ना, और ये भी किसका है? 2 का ही है, इसीलिए 2p6 ऐसा में। लेकिन यहां पर देखो तीसरा में है, एस किसमें है? तीसरा में है, तो 3s1। अब देखो ये एसपीडीएफ में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें हो गया? एसपीडीएफ में। तो इसी से हम इसको सीखते हैं। बात समझ आ रहा है? इसी से हम इसको सीखते चले जाते हैं। अब ध्यान से देखना है कि 1s² 2s² 2p6 3s1। अब एक चीज बताना है कि मान लीजिए पूछा जाए कि बताओ आवर्त सारणी में, किसमें जी? आवर्त सारणी में यह किस खंड का तत्व है? किस खंड का तत्व है? तो लास्ट में देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा है ना, क्या है? ये उपकक्षक एस है। क्या है? एस। तो बोलो खंड कौन सा हो जाएगा? यानी एस ब्लॉक का ये तत्व हो गया। किसका हो गया? एस ब्लॉक का। यदि एस ब्लॉक का तत्व होगा ना, तो बाहर में एस ही आएगा। ऐसा में यदि मान लीजिए कि हम इसी तरह से क्लोरीन का लेते हैं, किसका? क्लोरीन का लेते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसका परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉन 17, KLM यानी 2 8 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और एसपीडी में करोगे तो एस में बोलो कितना बनेगा? एसपी, और इसको भी कर लो एसपीडी कर लो, तो इसमें करोगे तो 2, और ये कितना बनेगा? 2 6, और यहाँ बोलो 2, और यहाँ बोलो 5, तो ये हट गया ना है। अब इसको लिख लो 1s2, ये देखो दूसरे नंबर का है ना, तो 2s2 2p6, और ये देखो 3s2 3p5। अब बोलो लास्ट में क्या है? पी आया है ना, तो बोलो पी जब आया है तो क्लोरीन कौन से खंड का तत्व हो गया? बोलो कौन से खंड का तत्व हो गया? खंड बोलो पी बन गया, यानी पी ब्लॉक। किसका एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक हो गया। बात समझ आ रहा है? तो यही देखो नीचे वाला जो रूल दिख रहा है, यही उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। किसका वितरण है? इलेक्ट्रॉनों का। तो देखो जब एस ब्लॉक के तत्व होंगे ना, तो लास्ट में जो कक्षक बनेगा वो एस का बनेगा। उप कक्षक किसका बनेगा? पी ब्लॉक का तत्व होगा, तो लास्ट में किसका बनेगा? पी का। बात समझ आ रहा है? तो पूछा जाए कि बताइए, है ना, कि बताइए कि जो एस ब्लॉक होता है, क्या एस ब्लॉक होता है, उसका सामान्य संयोजकता क्या बनना चाहिए? तो सामान्य संयोजकता बनाने के लिए हम देखते हैं, है ना, तो उसको लिखते हैं NS के पावर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना बन सकता है? 2। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। तो पहले कक्षक के लिए 1 हो जाएगा, और दूसरे पहले यानी एस ब्लॉक का पहला यानी फर्स्ट ए के लिए, तो फर्स्ट ए का संयोजकता NS1, और दूसरे का संयोजकता NS2। सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त। तो ये सामान्य संयोजकता बन गया। क्या बन गया? सामान्य संयोजक। उसी तरह से जब इसको पूछा जाएगा, है ना, इसका बताइए, तो इसको हम कैसे बताएंगे? NP 1 से लेके 6 तक, क्योंकि 6 में है, 1 से लेकर के कहां तक? 6 तक। इसमें 1 से लेकर के 6 तक बनेगा। यदि मान लीजिए NP1 कहेंगे, तो बोलो कौन सा ग्रुप का बात कर रहा है? ये
पी ग्रुप का पहला बोले तो 3A, कौन सा 3A, बोरॉन ग्रुप का, किसका, यही NP2 हो जाता तब किस ग्रुप का होता, 4A, कार्बन का, किसका, कार्बन क्या है 4A, क्या है 4A। अच्छा वही NP3 हो जाता तो नाइट्रोजन का हो गया, NP4 होता तो ऑक्सीजन का हो जाता, NP5 होता तो बोलो, NP6 होता तो ऐसा में नियॉन ग्रुप का हो गया। नियॉन ग्रुप बोले तो हाइड्रोजन ग्रुप, सॉरी ये हो गया अक्रिय गैस वाला, और ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, और ये हो गया चाल्कोजन ग्रुप, और ये हो गया नाइट्रोजन ग्रुप, और ये हो गया कार्बन ग्रुप, और ये हो गया बोरान ग्रुप। ऐसा समझ में है। लेकिन एक चीज देखो, कभी भी हम इसको ऐसे नहीं बताते हैं, एस को जरूर जोड़ के बोलेंगे। एस को बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे NS स्क्वायर, NS स्क्वायर, दो इसमें हमेशा फुल रहेगा, NP 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। पूछो क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपसे क्लोरीन का संयोजकता पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा 1, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तब क्या जवाब दीजिएगा 7 दीजिएगा ना। तो बताइए 7 को इलेक्ट्रॉनों बताने के लिए आपको S और P दोनों को न जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसका संयोजित इलेक्ट्रॉन बताने के लिए हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। ऐसा समझ में, दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, NS2 NP 1 के पावर 1 से लेके 6 तक। ऐसा समझ में। तो ये जो है P ब्लॉक की सामान्य संयोजकता हो गया, और ये जो है S ब्लॉक का सामान्य संयोजकता हो गया, दोनों को मिला के लिखते हैं N1 से लेके 2 तक। ऐसा समझ में। तो ये इस तरह से SPDF को हम समझते हैं। तो कितने लोग को ये क्लियर हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं? तो 20 तक इस तरह से भरना आसान है। कहां तक? 20 तक। 20 के बाद थोड़ा सा झमेला आ जाता है। क्या? किसका जानते हो? अब आवर साड़ी पे पढ़ेंगे ना। यहां तक 20 तक कर लोगे? 20 तक SPDF में इलेक्ट्रॉनों को भर लोगे? बोलो, मैं पूछूं? नहीं सर। चलो पूछते हैं प्रिया से। चलो प्रिया बताओ। चलो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। हाँ एल्युमिनियम का, यहां पे बोलो ना। 13 क्या हो गया? परमाणु संख्या। हाँ KLMN में भर दो। बोलो 2, 8 और 3। चलो SPDF में बताओ। 1S, हाँ हाँ 2P6 और 3S 3S2 3P1। सही है, सही है। चलो कैल्शियम का कौन बताएगा? इस जोन से, इधर वाले जोन से कैल्शियम का बताओ। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। कैल्शियम का इधर से बोलो। हाँ बताओ, कैल्शियम का बोलो। कैल्शियम का क्या? 20। परमाणु संख्या 20, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20। चलो डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोलो। डायरेक्ट कौन बोलेगा? 1 हाँ 2 हाँ S² हाँ 2 हाँ P6 हाँ 3S² हाँ 3P6। हाँ। अब इसके बाद तो जोड़ लो, सब है 20 है। तो अगला कक्षक में जाएगा ना, N में चला जाएगा। तो N बोले तो 4 और 4S स्क्वायर है ना, 4S स्क्वायर। बैठो, समझ आया? अब देखो, अब यहाँ पर एक पॉइंट समझ रहे हैं। क्या पॉइंट समझ रहे हैं? कि 20 तक हम कर लिए, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा। भरा क्या? देखो यहाँ पर गौर से देखो, KLM है ना, तो 2 8 8 भर दिया, और N में भी कितना भर लिए? 2 भर लिए ना। जबकि N में SPD डी में आना चाहिए ना, तो डी में इलेक्ट्रॉन भर भी नहीं किया। काहे नहीं भरा? इसको इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए ना।
ये अगले कक्षक में कहाँ चला गया? इसलिए चला गया कि कैल्शियम तक डी ब्लॉक के तत्व आते ही नहीं है। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है समझ में? तो जब कैल्शियम के बाद स्कैंडियम स्टार्ट होगा तब डी में इलेक्ट्रॉन भरेगा। और याद रखो है ना कि डी कहां से आ रहा है? 3 नंबर से आ रहा है ना? है 3 नंबर से आ रहा है। देखो कितने में डी आ रहा है? 3 नंबर में आ रहा है समझ में? स्कैंडियम तो इसके बाद आएगा ना, तो इसके बाद आएगा तो इलेक्ट्रॉन भले मानते हैं कि हम चौथी कक्षा में पहुंच गए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पीछे ही भरेगा, यानी डी में ही भरेगा, क्योंकि हमने डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है। 4 में मान लो S2 भर दिया है ना, यदि यही चीज 21 हो जाता, कितना 21, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6। बोलो छोड़े क्या थे यहाँ पर? डी छोड़े थे ना, तो 3d1 अब 4s स्क्वायर, अब जाके सही होता। अब यहां से देखो पूछा जाए कि डी ब्लॉक का सामान्य संयोजकता क्या होता है, तो इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो। यहां यदि n ले रहे हैं, NS2 ले रहे हैं, तो ई 4 गो से घट रहा है ना, तो ई बन जाएगा n-1 और डी 1 से लेके 10 गो इसमें रहेगा। तो ये इसका सामान्य सूत्र, सामान्य संयोजकता का सूत्र बन गया। किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। क्या? हाँ, ये डी ब्लॉक का संयोजकता बन गया। देख रहे हो ना? तो हमने इलेक्ट्रॉन को डी में भरा। अब ऐसे ही 21, 22, 23, 24, 25, 26 जब चले जाएंगे ना, चलते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बोलो किस में भरेगा? डी में ही भरेगा 10 तक। कहां तक? 10 तक। कहां तक भरेगा? 10 तक भरेगा। समझ आ रहा है? डी जो में 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेगा। कहां तक भरेगा? 10 तक भरेगा। ऐसा में तो जिंक तक आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन कहां भर जाता है? डी ब्लॉक में। किसमें भरता है? बात समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डी खंड का संयोजकता का सामान्य सूत्र। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, तो डी खंड का संयोजकता का सामान्य सूत्र का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? डी में। कैल्शियम के बाद इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? डी में भरेगा। ऐसा में देखो, इसको ज्यादा हमको माथा चेपी नहीं करना, एकदम सिंपल में समझ लेना है ना, कि जो है कैल्शियम तक डी खंड नहीं आता, इसलिए इलेक्ट्रॉन डी में नहीं भरेगा। ऐसा में, लेकिन कैल्शियम के बाद स्कैंडियम डी ब्लॉक में आता है, इसलिए, और डी ब्लॉक 3 नंबर आवर से स्टार्ट होता है। कहां से? हाँ, इसीलिए 3 वाला में ही पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। ऐसा में तो सामान्य सूत्र क्या बन गया? n-1, डी में 1 से लेके 10 तक, और s में अधिकतम कितना रहेगा? 2। 1 भी होता है, कहीं कहीं 1 भी होता है, यानी 1 भी भर सकता है और 2 भी भर सकता है। अब इसको समझेंगे कि कहाँ 1 होगा और कहाँ 2 होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं कि s में पूरा भरेगा, तब उसके बाद डी में भरेगा। तो s में पूरा रहना चाहिए ना, लेकिन कहीं कहीं डी s में 1 हो जाता है। ये कहाँ हो जाता है? समझिए, देखिए, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। किसका? कॉपर का, है ना? किसका? कॉपर का। एक और ले लेते हैं जिंक का। किसका? जिंक का। दोनों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाइए। ऐसा समझे? तो जब आवर्त सारणी में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक का है। सॉरी, ये तत्व किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। तो इलेक्ट्रॉन बोलो कहां भरना चाहिए? डी में भरना चाहिए। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि इसको भरे अभी, तो 1s 2s स्क्वायर 2p6, देखो जनरल है ये। फिर इसमें 3s2 3p6। अब देखो डी ब्लॉक आ गया ना, तो तीसरे नंबर में ही डी रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? और डी ब्लॉक का हयो है, और यहाँ पे तीसरे में भी डी अइबो करता है, तो उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। कैल्शियम तक डी को छोड़ देंगे, लेकिन है ना, कैल्शियम के बाद जो आएगा उसमें डी को नहीं छोड़ेंगे। फिर डी में हमारा इलेक्ट्रॉन भरेगा। किसमें भरेगा? डी में। अब एक चीज समझो, ये तभी भरेगा जब पहले 4s में भर जाएगा। अब जो बचेगा उसको यहाँ पर भर देंगे। तो बोलो 1 भरेंगे? नहीं। कितना भरेंगे? 9 गो। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो परमाणु संख्या होता है 29 होता है, इसलिए 9 भरेंगे। लेकिन याद रखिए यह गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है?
इसलिए गलत है कि यहाँ पर देखिए डी में 9 है और एस में कौन है 2 है, तो ये खिसियाया है। क्या किया है? खिसियाया है। कहता है, इससे कहेगा कि देखा भैया एगो हमरा के दे तो हम पूरा हो जाइए, तुहू मान ला आधा हो जाइबो, है तुहू आधा हो जाइबो, हम पूरा हो जाए। यानी स्टेबिलिटी की अब बात करता है। किसकी बात करता है? तो स्टेबिलिटी की बात करता है। तो सही क्या बनेगा? 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 3d 10 4s 1 और भी सही है समझ में? क्योंकि अभी जो है एक के लिए देखो मर रहा है ना। दुनिया में किसी को संतुष्टि नहीं है, इसको कैसे संतुष्टि हो सकता है? तो ये मांगेगा एक इलेक्ट्रॉन बगल वाला से, ये हमरा के दो जल्दी से, हमको बहुत जो है तकलीफ हो रहा है ना। तो ये लेके 10 बना लेगा, इसलिए यह करेक्ट है। इसका मतलब होता है स्थायित्व को कायम रखना, स्थायित्व को कायम रखना। बात समझ में आया सबको? चलिए जिंक पर चलते हैं। जिंक में जब चलेंगे उसी तरह से, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 3d छोड़ देंगे। पहले किसमें भरेंगे? 4s में। बाकी जो बचा कहाँ भरोगे? अब इसके बाद पूरा है, मांगेगा नहीं। ये मांगेगा नहीं मांगेगा ना, तो नहीं मांगेगा। तो इसका देखो ये फुल्ली एस्टेब्लिश्ड है। और याद रखिए, जो डी ब्लॉक के तत्व पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाते हैं, जनरली इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्या है? नहीं है ना। ये देखो ये डी ब्लॉक का ही है। और मैंने कल आपको बताया था कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण। लेकिन ये संक्रमण नहीं, एक बीमारी ना है, ये रंग नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा क्या है? फुल है। एस भी फुल है, डी भी फुल है, तो संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन है संक्रमण तत्व है। ये के लिए देखो है ना कितना मच्छिया रहा है। बात समझ आ गया? समझ आ रहा है? इसी तरह चलो क्रोमियम का हम लोग एक बार भर लेते हैं। क्रोमियम किसका? क्रोमियम का परमाणु संख्या 24। किसका? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्रोमियम का। चलो क्रोमियम का बताओ। क्रोमियम का 24 कौन बताएगा? एवरीवन क्रोमियम बताओ खड़ा होके। तो डरो नहीं है ना, डर के आगे जीत। हाँ बताओ, कोई बात नहीं, बोलो। 1s स्क्वायर हाँ 2s स्क्वायर हाँ 2p6 हाँ 3s स्क्वायर हाँ 3p6 हाँ 3d 3d 5 इसको छोड़ देंगे, आगे में भरो 4s स्क्वायर S2। हाँ और डी में बोलो कितना आएगा? जोड़ लो, जल्दी जल्दी जोड़ लो। क्या रहेगा ना? डी में कितना आ गया? 4। ये भी मच्छी आ गया, ये भी पागल हो गया है ना। तो ये समझ का क्या होगा? गलत होगा। क्या कहेगा? 1 2 2 ताकि हम आधा हो जाए और तुम भी आधा हो जाओ। तो अब इसका करेक्ट क्या बनेगा? 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d 5 4s। ये करेक्ट हो गया। बैठो। तो याद रखिए ये दुए गो है छोड़ा, एगो क्रोमियम एगो कापर, ये दुए गो है। दुए गो ढेर क्षेत्र ही करता है इसमें। इन लोगों को संतुष्टि नहीं है। ई कहता है आधा बनेंगे, ई कहता है पूरा बनेंगे। तो सामने वाला का एक इलेक्ट्रॉन देखो लूट ले रहा है सर। ये भी लूट लिया और ये भी लूट लिया। मुझे तो लूट लिया हुस्न वालों ने, है ना। कौन कह रहा है? कॉपर कहाँ कह रहा है? कह रहा है ना। बात समझा गया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अब देखो, यदि इसको पूछा जाए कि कौन से सिद्धांत से भर रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए इनके कक्षकों में जो उप कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, तो इस पर सिद्धांत काम करता है अफबाऊ का। किसका? अफबाऊ सिद्धांत। कौन सिद्धांत? हम लोग तो बिना सिद्धांते का भर लिए है। ठीक है, तो इसमें अफबाऊ जी एगो चक्र बना दिए, फंसे रहो उसी में। हम कहते हैं ना बिना फंसले हम इसको सीखेंगे,
पता है समझ में? ठीक है, तो बिना फंसले इसको सीख लिए। तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन देखो फंसने वाला है कि नहीं, तब तो पहले ही भर देगा, आगे जाके गड़बड़ आ जाएगा। इसीलिए पहले कहता है कि ना 3D छूटल है, डी छूटल है उधर, पहले अगला में भर के फिर वापस कहाँ हो डी में, क्योंकि कैल्शियम में जब हम जाते हैं तो डी को छोड़ के कहाँ इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एस में भरते हैं ना। तो आप कामवा पहले कीजिए तब वापस आइए। यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं आप लोग का, ठीक है, लाइन में लगे हैं, तो मान लीजिए कि कोई जो है चला गया पानी पीने के लिए, है ना, तो उसको कहाँ छोड़े, और लाइन में जो खड़ा है पहले उसको चेक करेगा ना, पीछे से आओ तुम, है ना, तो इसमें भी डी ब्लॉक छूट गया तो क्या हुआ, फिर कहां से आएगा, पीछे से आएगा डी ब्लॉक पीछे से। सबको क्लियर हो गया, बोलो सबको क्लियर हो गया, बोलो 26 किसका परमाणु संख्या होता है, 26 आयरन का। चलो आयरन का हमको इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन बता दो, कौन बता सकता है आयरन का, स्टैंड अप वन, कोई है जो बता देगा, एकदम तवातोड़ बताना है यहाँ पर फटाफट, तो कुछ नहीं सोचना, एकदम सिंपल है, खड़ा होकर बोलो। हाँ हाँ बहुत सुंदर, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6। हाँ देखो देखो ये गड़बड़ है, हाँ तुरंत नहीं भरेंगे ना, हाँ 3D लिख दो, लेकिन 4s स्क्वायर 3 आगे समझ में, तो ये किसका हो गया, आयरन का। अब देखो ये नहीं ना कहेगा, ये अब नहीं कहेगा इसे कि हमको दे दो, क्या करेंगे लेके, ना आधे बनेंगे ना पूरे बनेंगे, इसलिए यार बहुत सुंदर है ना, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा इससे। समझे? अब हम आपको बता दिए कि जिसका बाहर वाला कक्षक पूर्ण हो, क्या हो, डी में भी 10 वो हो, एस में भी 2 हो, तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये इस तरह से। समझे? तो आप एक चीज देखिए, लास्ट में देखिए ढंग से, सबका लास्ट देखिए ना, सबका लास्ट देखिए आप गौर से, लास्ट देखिए, देख रहे हैं ना, यही इसका सामान्य संयोजकता हो गया जो अभी हम पीछे बताए हैं, देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए, देख रहे हैं ना, डी में एगो पहले वाला भर रहा है कि नहीं, एगो कम भर रहा है, सब में देखिए ना, 4 के पहले क्या है 3, यहाँ भी 4 के पहले 3, यहाँ भी 4 के पहले 3, एगो कम है ना, इसीलिए इसका सामान्य संयोजकता का सूत्र हो जाता है n-1 d1 से लेके 10 तक, n-1 से लेके 2 तक, इसका मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये बात सबको समझ आई है समझ में? तो इस आधार पर हमने ये भी सीख लिया कि जो आवर्त सारणी है उसमें सभी खंडों के तत्वों के सामान्य संयोजकता के सूत्र क्या होते हैं। सामान्य संयोजकता के सूत्र क्या होते हैं? एस ब्लॉक के लिए पूछा जाए तो NS1 से लेके 2 तक, पी ब्लॉक के लिए पूछा जाए तो NS2 और NP6, NP1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। इसके लिए पूछा जाए डी ब्लॉक के लिए तो n-1 D1 से लेके 10 तक, इसके बाद अगले में F में भरेगा 1 से लेके 2 तक। लेकिन पूछा जाए F ब्लॉक का बता दो, F ब्लॉक का, तो इसी तर्ज पर हम बता देंगे, हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। F ब्लॉक को बताना होगा तो क्या कहोगे, तो जैसे यहाँ पर n ले रहे हैं, NS1 से 2 ले रहे हैं, वैसे ही 1-1 ही चलता रहेगा सिलसिला, लेकिन वैसे ही एक और इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा 1 से लेकर के 14 तक। समझ आया? तो ये किसका हो गया, F ब्लॉक का, किसका हो गया। हाँ, हमको 10 वालों को इतने तक जानना है, इसमें फंसोगे नहीं तुम लोग, अगले क्लास में आना तो फंसना, ठीक है, बात समझा, ठीक है। तो F ब्लॉक के चक्र में 10 तक नहीं फंसना है ना, 12 वाले इसमें फंसे हैं, आज इन लोग को निकालना है इसमें से। समझ आ गया तक? तो यहां तक का खेला हमको आज कर लेना था, आज कर लिया यहां तक, है ना। अब जो बचेगा, है ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि आवर्त सारणी में उप धातु कहाँ होते हैं, उप धातु कहाँ होते हैं, और ट्रेंड हम लोग देखेंगे कि ऊपर से नीचे आएंगे आवर्त सारणी में तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी। चलिए एक और चीज हम बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का क्या क्या गुण हो सकता है, क्या क्या गुण हो सकता है। गुण समझिए, सबसे पहले गुण कहने का मतलब आपको समझना है कि पहला, हर परमाणु का अपना त्रिज्या होता है, पहला गुण,
दूसरा गुण ये है कि उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ऐसा में 3 गो गुण हो गया। और गुण हम समझेंगे कि हर तत्व धातु भी हो सकता है तो धात्विक गुण भी होता है, अधातु है तो अधात्विक गुण भी हो सकता है। ऐसा समझ में, अधातु है तो अधात्विक गुण भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपको 5 गो सीखना है। कितना? 5 गो गुण आपको सीखना है। कौन धन आयन की प्रवृत्ति, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति किसके पास ज्यादा होती है, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति किसके पास ज्यादा होती है। ऐसा समझ में। तो ये 5 चीजें अभी हम लोग का बाकी है और हमको लगता है कि एक क्लास हमको और लेना पड़ेगा तब जाके ये कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड बहुत जरूरी है। ट्रेंड हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग संयोजकता सामान्य पढ़ लिए। ठीक है, अब आप लोग को पता चल जाएगा कि धातु कहाँ होंगे और अधातु कहाँ होंगे। ठीक है, एस ब्लॉक के सभी तत्व सामान्यतः धातु होते हैं। क्या? सामान्यतः धातु होते हैं। पी ब्लॉक के सभी तत्व अधातु नहीं होते हैं, उसमें कुछ धातु भी होते हैं और कुछ अधातु, दोनों का गुण रहता है। ये चीज हम लोग सीखेंगे। लेकिन डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। और याद रखिए धातु प्रायः ठोस होते हैं। धातु प्रायः किसको छोड़ के? पारा को। किसको? पारा को। Hg को छोड़ के सभी धातु ठोस रूप में होते हैं, है ना। सोडियम के रूप में क्या कहना है आपका? सोडियम का, सोडियम देखो ज्यादातर कहते हैं ना कि एस ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं पहला वर्ग का, किसका? पहला वर्ग का, ये सब जो होते हैं बहुत जो होते हैं मुलायम होते हैं। क्या? मुलायम। है समझ में, बहुत मुलायम होते हैं। ये ठोस जो होते हैं ज्यादा कठोर नहीं होते हैं। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकता है, पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं। है समझ में। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये ज्यादातर जो है ना, ये जब खुले अवस्था में आएंगे तो इसमें जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की क्षमता ज्यादा होती है, आग पकड़ने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे तत्वों को कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में। कहाँ रखते हैं? हाँ, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। और इसी में पूछा जाता है कि बताओ कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व किसको माना जाता है? पोटेशियम को। तो वो भी पहले ब्लॉक का है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से क्या करता है? जल्दी से अभिक्रिया करने के लिए उतारू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। समझ में, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। इस तरह से हम लोग सभी गुणों को समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक क्लास हम लोग और लेंगे। तो कल ले लिया जाए क्या? कल संडे है, कल नो टेस्ट, सिर्फ क्लास। हाँ, 8 से 10।